तो क्वेश्चन है 13। इन अ क्वेश्चन बैंक an instructor has a question bank consisting of 300 easy true false questions, 200 difficult true false question, 500 easy MCQ and 400 difficult MCQ. One question is selected at random. What is the probability that it is easy given that it is MCQ? तो आप क्या करोगे, पहले टोटल निकाल लोगे। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं जो अटेम्प्ट किए हैं? 1400. सो 1400 इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। अब क्या है, यहाँ पे जो गिवन है उसको आप ई डिफाइन करोगे, जो आपको निकालना है उसको एफ। तो आपको ई क्या डिफाइन करना चाहिए यहाँ पे? जो गिवन है वो एफ होगा, जो निकालना है वो ई होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज इजी, इसका मतलब आप ई को डिफाइन करोगे कि इट इज इजी क्वेश्चन। एफ क्या होगा? इट इज एमसीक्यू। अब यहाँ पे कोई सैंपल स्पेस नहीं लिखना, आपको सीधा प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब एमसीक्यू। अब काउंट करो, 500 इजी एमसीक्यूज है, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज है, तो टोटल हो जाएंगे 900 एमसीक्यूज। तो 900 अपॉन 1400, तो 9 अपॉन 14 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। उसके बाद इन्होंने बोला है एफ। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। ई क्या बोलता है? इजी है। और एफ क्या बोलता है? एमसीक्यू है। तो अब डेटा में देखो इजी एमसीक्यू कितने हैं, ये रहे। देयर आर 500 इजी एमसीक्यू। तो 500 अपॉन टोटल, दैट इज 5/14। अब आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 5/14, एफ की 9/14, और आपका आंसर आ जाना चाहिए 5/9। अंडरस्टूड? तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पे आपको सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर से सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल लोगे आप लोग। इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 करना है। Given that two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability sum of the numbers on the dice is 4. जो चीज आपको फाइंड करनी है उसको आप ई डिफाइन करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे डिफाइन ई। ई क्या होगा? सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। अब जो आपको गिवन है वो आप एफ डिफाइन करोगे। एफ क्या है? गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट, टू नंबर्स ऑन द डाइस आर डिफरेंट। सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर हम इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे तो उसमें कितने केसेस होंगे? 36। तो यहाँ पे अब सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है सैंपल स्पेस 1 1 1 2 अप टू सो ऑन 1 6 6 1 से लेके 6 6 तक, तो टोटल 36 केसेस होंगे। फिर मैंने आपको कहा था आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको एफ की वैल्यू लिखनी। तो एफ क्या है? नंबर्स ऑन द डाइज आर डिफरेंट। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सबको छोड़ के बाकी जितने नंबर्स हैं वो सारे एफ में आ जाएंगे। तो आप इसको लिखोगे 1 2 से लेके 1 6 तक, फिर 2 1 2 3 से लेके 2 6 तक, फिर 3 1 3 2 3 4 से लेके 3 6 तक, फिर 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 और 6 1 से लेके सारे 6 5 तक। तो टोटल इसमें जो केसेस होंगे वो 30 केसेस होंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगी 30/36। इतना क्लियर है? अब अक्षत आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि मैम ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालें। आपने क्या करना है, आपने ई की डेफिनेशन को पढ़ना है और आपने सिर्फ एफ में से वो एलिमेंट निकालना है जो ई को सेटिस्फाई करे। तो ई ये कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 4। तो आप क्या करो, एफ के सारे एलिमेंट्स चेक करो और सिर्फ वो एलिमेंट्स निकाल लो जिनका सम जो है वो 4 है। दैट इज योर ई इंटरसेक्शन एफ। सो ई इंटरसेक्शन एफ, एक तो 1 3 हो जाएगा,
टू के साथ देखें तो टू टू आएगा, बट टू टू जो है वो एफ का एलिमेंट नहीं है। 3 1, दैट्स इट, दो ही केसेस आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 2/36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ विल बी 2/36 डिवाइडेड बाय 30/36। ये कट के आपका आंसर आएगा 2/30 विच इज 1/15। समझ आ गया बी इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए आपने सिर्फ एफ को देखना है, एफ में से वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो ई की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, मैं बताती हूँ। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। इफ द मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाइस अगेन। तो ऐसे होगा कि अगर तो 3 या 6 आया तो डाइस को फिर से थ्रो किया गया, मतलब 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, अगर 3 या 6 आया तो। ठीक है, बट अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आता, इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, टॉस अ कॉइन। मतलब अगर 1 2 4 या 5 आया तो हमें कॉइन टॉस करना है, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अब आप सैंपल स्पेस लिखो। आपका सैंपल स्पेस होगा, अगर 1 आया उसके बाद कॉइन टॉस किया जाएगा, तो या हेड आएगा या 1 के साथ टेल आएगा। ठीक है, अब अगर 2 आया तो या हेड आएगा या टेल आएगा। अब अगर 3 आया, तो 3 आया तो हमें डाइस थ्रो करनी है। तो जब 3 आएगा तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो 3 के साथ या 1 आएगा, या 3 के साथ 2, या 3 के साथ 3, या 3 के साथ 4, या 3 5, या 3 6। अब 4 पे आते हैं। 4 आएगा तो कॉइन टॉस करेंगे, तो 4H या 4T। 5 पे आते हैं, 5 के साथ भी यही आएगा, 5H 5T। बट जब 6 आएगा तो फिर से डाइस थ्रो की जाएगी। तो 6 के साथ आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये तो आपके बन गए सैंपल स्पेस के पॉइंट्स। बट अगर मैं आपको बोलूं कि 2H आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये एक ऐसा सैंपल स्पेस बना है जहां पे जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली मतलब यहाँ पे हर पॉइंट का प्रोबेबिलिटी सेम है। क्यों? क्योंकि जब आप एक डाइस थ्रो करते हो तो 3 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। फिर आपने जब ये 1 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही होगी। तो मतलब अगर मैं सिर्फ 3 1 को देखूं तो 3 और 1 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 इंटू 1/6 1/36 होनी चाहिए। ऐसे अगर मैं 1H को देखूं, अगर एक डाइस थ्रो करते हो तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। और कॉइन टॉस करते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ। तो अगर मैं बोलूं कि 1H आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे 1/6 इंटू 1/2 1/12। तो ये जो एक सैंपल स्पेस है ना, यहाँ पे हर इवेंट की अलग प्रोबेबिलिटी है। इस सिचुएशन में, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे ऐसे नहीं किए थे कि दो एक्सपेरिमेंट एक साथ हो रहे हैं, कि अगर डाइस आया, ये आया तो ये होगा, वो आया तो ये होगा। तो ऐसे केसेस के जब सैंपल स्पेसेस बनते हैं तो उनमें, जैसे अगर इसमें कितने केसेस हैं, टोटल 20 केसेस हैं। आप ये नहीं कहोगे कि 1H की प्रोबेबिलिटी 1/20 है। आप ये नहीं बोलोगे कि 3 2 की प्रोबेबिलिटी 1/20 है। वाई? बिकॉज दीज इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। यहाँ पे हम इन इवेंट्स को अलग अलग ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे जैसे 2H की प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपसे पूछूं कि 2H की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 2 की आप बोलोगे 1/6, हेड की आप बोलोगे 1/2। तो 2H की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 इंटू 1/2 1/12। समझ आ रहा है? तो ऐसे, तो अब जब हम F और जब हम ई इंटरसेक्शन F निकालेंगे ना, तो उसमें जो इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम F को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे पहले E डिफाइन करते हैं। हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कॉइन शोज टेल। कॉइन शोज टेल। और F जो हमें गिवन है, गिवन हमें क्या है, एटलीस्ट वन डाइस शोज 3। एटलीस्ट वन डाइस
शोज 3। फिर मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आप एफ बनाओगे और एफ बनाने के बाद आप एफ में से ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे। तो पहले एफ बनाते हैं। एफ है एटलीस्ट वन डाई शोज 3, मतलब एक या एक से ज्यादा डाइज में 3 आएगा। तो कौन कौन से केसेस होंगे? 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 और 6-3। दैट्स इट, राइट। अब मैं ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लेती हूँ। तो अब अक्षत ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो हमने क्या करना है, जो एफ में हमें दिख रहा है उसमें से वो केसेस निकाल लो जो ई को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ई के कह रहे कॉइन शोज टेल, बट एफ के केस में तो एक भी कॉइन नहीं आया। अगर आप एफ को पूरा देखोगे उसमें टेल तो कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ होता ही नहीं है तो हम क्या लिखते हैं उसको? फाइव। तो अगर एक इवेंट 5 होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 0। आपका न्यूमरेटर ही जब 0 हो गया तो डिनोमिनेटर निकालने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर डिनोमिनेटर निकालना होता, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी होती, तो आप क्या करते? सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकालते और सबको आप कर देते ऐड। यहाँ पे 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, ये हो जाता 1/36। ये सारे नंबर्स हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/36 होती। और क्योंकि 7 सैंपल पॉइंट्स हैं तो एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाती 7/36। ये तो बाय चांस से सिचुएशन ऐसी आई कि ई इंटरसेक्शन एफ पाए आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ जो है वो 0 हो गया। बट अगर सपोज कुछ पॉइंट्स आ जाते तो ये इकलौता इस एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है जहां पे जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है। सैंपल स्पेस के जो इवेंट्स हैं, जैसे हमने जितने भी किए, जैसे डाइस थ्रो करते हैं 1 2 3 4 5 6 आता है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है 1/6। हेड को कॉइन को टॉस करते हैं, हेड आया टेल आया, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इस सैंपल स्पेस में सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि जब डाइस को थ्रो करते हैं तो हर नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हर हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 करना है इसके बाद। क्वेश्चन 16 में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0, और फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं पता, बट हमें ये गिवन है 0 है। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो आपका क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन 17 करना है। क्वेश्चन 17 में आपको बोला है ए एंड बी आर इवेंट्स, A and B are events such that probability of A slash B is equal to probability of B slash A। ये आपको गिवन है और आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। आप दोनों में फॉर्मूला लगाओगे, ये आएगा A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये आएगा B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये दोनों इवेंट्स कट जाएंगे और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। समझ आ गया? अब आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 7 करना है। I'll explain. Consider the experiment of tossing a coin. If the coin shows head, toss it again. तो अगर हेड आया तो फिर से आपने कॉइन टॉस किया तो ये हेड आएगा या टेल आएगा। बट इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। तो टेल थ्रो किया तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 या 6 आएगा। तो अब हम पहले लिखते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होगा एच एच, एच टी, T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दीज इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, हम इनकी प्रोबेबिलिटीज इनके साथ ही लिख देंगे। एच एच की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1/4, 1/2 इंटू 1/2, 1/4
एच टी की प्रोबेबिलिटी भी 1/4, T1 की 1/12, 1/6 इंटू 1/2, 1/12, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/12 ही होगी। अब हम डिफाइन करेंगे इवेंट्स को। ई जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, एफ जो हमें गिवन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ई क्या हो जाएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 4। गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल, तो एफ क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल का मतलब एक या एक से ज्यादा टेल। तो पहले हम एफ के केसेस लिखेंगे। एटलीस्ट वन टेल में एक तो एच टी आएगा, T1, T2, T3, T4, T5, T6, बस एच एच हट जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ के लिए हम क्या करेंगे, पूरे एफ में से जो ई को सेटिस्फाई करते हुए सैंपल पॉइंट्स है वो निकाल लेंगे। ई कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 में बस यही दो केसेस आएंगे, T5 एंड T6। अब जो आपको इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो वैसे निकालनी है जैसे मैंने अभी सिखाई थी। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। इसका मतलब T5 और T6 की प्रोबेबिलिटी, T5 की प्रोबेबिलिटी है 1/12 और T6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, तो ये आ जाएगा 2/12। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं। एफ में क्या क्या है, एक एच टी है, एच टी की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस ये सारे जो हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और सॉरी इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। 1/12 और ये कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे 1/4 प्लस 6/12। मैं 12 ही एलसीएम ले लेती हूँ ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हमारा आंसर कट जाए। तो इफ आई टेक द एलसीएम एज 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 + 6, तो ये आ जाएगा 9/12। अब बस आपको दोनों को डिवाइड करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इज probability of E intersection F upon probability of F. So this is 2/12 upon 9/12, and answer is 2/9. So 2/9 is the final answer.